हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं +2 क्लास के लिए 12th क्लास के चैप्टर 3 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ किरचॉफ लॉ। सो किरचॉफ लॉज जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो है किरचॉफ लॉज बाय नेम ही नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं और कई बार क्या होता है इनका जो न्यूमेरिकल है वो एग्ज़ाम के अंदर आता है। तो बेसिकली आज हम इनकी जो स्टेटमेंट है और इसके जो वेरियस कंसेप्ट्स हैं किरचॉफ लॉ के उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन हम किरचॉफ के 2 लॉज डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इनके अलग अलग नाम भी हैं, उन नाम से भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो हम हर एक नाम को भी स्टडी करेंगे यहाँ पे और साथ साथ उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। सो मूव करते हैं आज के टॉपिक पे। कंटेंट्स में हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ करेंगे। 2 लॉज दिए थे किरचॉफ ने, फर्स्ट एंड सेकेंड, उनको अलग अलग करंट जो लॉ है या जो वोल्टेज लॉ है या लूप लॉ है या कुछ ऐसे भी बोला जाता है, तो क्या क्या इनको बोला जाता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या है, इसको जंक्शन रूल भी बोला जाता है। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। जब जैसे आप रेलवे स्टेशन जहाँ पे होता है तो वहाँ पे वो लिखा जाता है ना कई बार जंक्शन। जंक्शन का मतलब दो ट्रेन्स जो है वो आपस में उसी पॉइंट के ऊपर आके मीट कर रही हैं, ठीक है, ऐसे टकरा नहीं रही है बट मीट कर रही हैं इन दी सेंस। तो जंक्शन या पॉइंट रूल इसका नाम हम देते हैं। या इसको जंक्शन रूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ें जो भी पैरामीटर्स हम लेंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके ही अपना इफेक्ट जो है वो शो करेंगे। या तो वो उस पॉइंट से निकल रहे होंगे या वो उस पॉइंट पे आ रहे होंगे। जो स्टेशन है उनको जंक्शन क्यों बोला जाता है, यहाँ से मतलब जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं और वहीं पे आके रुक भी जाती हैं अपनी जर्नी के बाद में, ठीक है। सो निकलते भी उसी स्टेशन से और वापस भी उसी पे आ जाती है और एक पॉइंट यानी कि एक पर्टिकुलर वो एक हब बन जाता है कि जब आप निकलोगे तो भी आना है तो भी यहीं पे और जाना है तो भी यहीं से। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देयरफॉर इसको बोला जाता है पॉइंट रूल या जंक्शन रूल। तो इस पॉइंट को ही बेसिकली जंक्शन बोला जाता है। जहाँ पे तो यहाँ पे बेसिकली ना जो फर्स्ट लॉ है हमारे पास, इसको करंट रूल भी बोला जाता है। अब करंट, जंक्शन और पॉइंट, इन तीनों चीज़ों से ना जुड़ के हमारा जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है ना वो बनता है। तीनों चीज़ों से जुड़ के कैसे बनता है, तीनों चीज़ों से जुड़ के ऐसे बनता है कि ये लॉ स्टेट करता है कि अलजेब्रिक सम जो होगा, अलजेब्रिक सम हम पहले कर चुके हैं कि जब हमने बात की थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते थे तब, या जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते थे। तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, जितने भी करंट आपके पास हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर उनको ऐड कर देना है आपस में। सम ऑफ ऑल द करंट्स entering junction or any point in a circuit must be equal to the sum of currents leaving the junction। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मान लो ये पॉइंट है, इस पे अगर 3 करंट आके एंटर कर रहे हैं तो 3 के 3 ही यहाँ से लीव करेंगे। यानी कि टोटल जो करंट होगा ना इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर जहाँ पे करंट आ भी रहे हैं और जहाँ से करंट निकल भी रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यू कैन राइट इट एज समीशन I इज इक्वल्स टू 0। सो दोबारा देख लीजिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग जंक्शन और एनी पॉइंट, एक पॉइंट के अंदर जितने भी करंट आ रहे हैं वो इक्वल होंगे जितना करंट लीव कर रहा है। अगर 15 एम्पियर करंट जो है वो अंदर एंटर कर रहा है तो 15 एम्पियर करंट जो है वो बाहर निकल रहा है। तो टोटल करंट कितना हो गया, पहले को अगर एंटर कर रहा है उसको हम प्लस का लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा अपने आप माइनस का। तो 15 माइनस 15 अगेन कितना हो गया, 0, ठीक है। अगर एंटरिंग को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो लीविंग जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो 15 माइनस 15 क्या होगा, 0। दैट मीन्स कि टोटल करंट इज 0। अल्टरनेटिवली इस रूल को कैसे स्टेट किया जाता है, वो लिखा कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज 0। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जितने भी तरह के करंट आके 10, 15, 20 जितने मर्जी करंट आके मीट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, अलग अलग पॉइंट के ऊपर नहीं, एक पॉइंट के ऊपर काफी सारे करंट आके, ये कोई पॉइंट था यहाँ पे आके ये काफी सारे करंट जो है यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इन सब का जब आप सम निकालोगे ना, सम मतलब इनको जब ऐड करोगे आपस में तो आपका आंसर 0 आएगा। ये बोला था किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ में, दैट इज समीशन I इज इक्वल्स टू 0। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, समीशन I इज इक्वल्स टू 0। दैट्स अबाउट द फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट। आपको स्टेट एंड प्रूव बोला जाता है। तो स्टेट का मतलब होता है जो उसने बोला था एज इट इज लिखना। डेफिनेशन में आप 1-2 चीजें इधर उधर कर सकते हो। स्टेटमेंट का मतलब होता है एज इट इज। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नॉर्मली हमने ये चीज किया, देखो करंट
क्या होता है, चेंज इन चार्ज के अंदर जो रेट चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज तो होता है पर यूनिट टाइम, dq/dt। अब करंट ही जीरो आ रहा है, करंट जीरो आने का मतलब ये डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। अगर ये डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। दैट मीन्स कि q तो कांस्टेंट हो गया, और q कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड कर गया हमारा। i हमारा जीरो आ रहा है, और i क्या होता है, dq/dt। दैट मीन्स कि dq/dt जीरो। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव कब जीरो होता है, जब वो कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, दैट इज q इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसीलिए हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो होल्ड करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम फिगर के अंदर चलेंगे, जहाँ पे हम एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट P ले लेंगे, उस पर तीन करंट I1, I2 और I3 और I4 चार ले लो, फ्लो कर रहे हैं इन कंडक्टर्स इन द डायरेक्शन शोन बिलो इन द फिगर। आपको फिगर के अंदर मैं दिखा रही हूँ, चार करंट हैं I1, I2, I3, I4, ठीक है, वो फ्लो कर रहे हैं इस फिगर के अंदर। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो जो तो जंक्शन के टुवार्ड्स आ रहे हैं, इस P पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ये जंक्शन है ना, यहाँ पे सारे करंट हैं, इकट्ठे हैं, तो जो तो इसकी तरफ आ रहे हैं उनको हमने लिया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, I1 भी पॉजिटिव है, I2 भी पॉजिटिव है, I3 इसमें से निकल के जा रहा है, ठीक है, I3 इसमें से निकल के जा रहा है, I4 इसमें से निकल के जा रहा है, I5 इसमें से निकल के जा रहा है। तो अगर हम चार करंट्स की बात करते हैं, I1, I2, I3 और I4, तो I1 और I2 पॉजिटिव होंगे क्योंकि वो अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं मतलब चार्ज अंदर आ रहा है, यानी कि चार्जिंग हो रही है, प्लस में जा रहे हैं, और जो निकल के जा रहे हैं वो डिस्चार्ज करेंगे, यानी कि माइनस का हो गया, ठीक है। तो I3 और I4 क्या हो गए, नेगेटिव के हो गए। 5 लेना है तो लो, अदरवाइज दैट डजंट मैटर, हम चार भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस माइनस ऑफ I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 1 नहीं है, इसको थोड़ा सा जो है लिखने में मिस्टेक है, आपके पास आएगा I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस I3 किसका था, माइनस का, I3 प्लस माइनस का I4। ये आपकी जो इक्वेशन है वो ऐसे है, दैट इज इक्वल टू 0, ओके। सो अब यहाँ से क्या होगा, इसको जब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस के हैं, इनको उठा के अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये इधर आके पॉजिटिव के हो जाएंगे, इधर आके पॉजिटिव के होंगे, तो हमारे पास क्या बना, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, यानी कि I1 और I2 जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही तो I3 और I4 मिल के बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स कि टोटल करंट कितना होगा इस P पॉइंट के ऊपर, 0 होगा, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन थी, बाकी इसकी डेरिवेशन में इतना कुछ नहीं है फर्स्ट लॉ की डेरिवेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम दिस लॉ हम कंक्लूड क्या करते हैं, हमने क्यों किया इस लॉ को, कुछ इसका सिग्निफिकेंस होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इस लॉ में से हमने कंक्लूड किया कि नेट चार्ज कमिंग टुवार्ड्स द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द नेट चार्ज गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। उसी सेम पॉइंट से सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, एक मान लो 10 सेकंड के अंदर जितना चार्ज t इज इक्वल टू 10 सेकंड आप लेते हो, तो जितना चार्ज अंदर आ रहा है ना उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। ये हमने कंक्लूड किया एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से, ठीक है। इसका ये जो किरचॉफ लॉ है ना, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि हम करंट की बात करें, I1, I2, I3 और I4 की बात करिए तो इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोला जाता है। इसको जंक्शन रूल भी बोला जाता है, क्योंकि जंक्शन के ऊपर जो करंट होता है वो 0 हो जाता है। इसको पॉइंट रूल भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करने वाले करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। और इसको करंट लॉ बोला जाता है क्योंकि समीशन I इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम एक ही पैरामीटर की बात करें, दैट इज करंट, तो इसको करंट लॉ भी बोला जाता है, दैट शॉर्ट फॉर्म इज KCL, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की। किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इसको बोला जाता है KVL, वोल्टेज लॉ। इसके अंदर हम बात करेंगे वोल्टेज की, पिछले के अंदर हमने बात की थी करंट की, अब हम बात करेंगे वोल्टेज की। ये क्या स्टेट करता है कि जितनी भी वोल्टेजेस आएंगी अराउंड ए क्लोज्ड लूप, एक चीज याद रखना कि वोल्टेज में जब इसने बात की है ना, तो यहाँ पे आ रहा है क्लोज्ड लूप की बात कर रहा है। वहाँ पे हमारे पास क्लोज नहीं था, इधर उधर से करंट हमारे पास आ रहे थे, हमने कोई कंडीशन नहीं दी थी फर्स्ट लॉ के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, कुछ कितनी वोल्टेजेस है, यानी कि समीशन V किसी भी एक क्लोज लूप के लिए मस्ट बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा।
ओके, दिस इज अगेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन एंड ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपकी चार्ज भी कंजर्व हो रहा है, और दूसरा जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी। ठीक है, चार्ज कैसे कंजर्व हुआ, क्योंकि V इक्वल टू आई आ रहा है। अगर V जीरो है तो R की बात अगर हम नॉर्मल लेके चलते हैं कि R को हमने एक फिक्स वैल्यू दे दी, तो I इक्वल टू जीरो हो गया ना। I क्या हुआ, dq/dt, अगेन dq/dt जीरो है, दैट मीन्स कि चार्ज तो कंजर्व हो गया। तो वहाँ पे अकेला फर्स्ट लॉ में सिर्फ एक चार्ज कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की बात भी आएगी। आपने छोटी क्लास में पावर की जो फॉर्मूला था I² R और ऐसा कुछ किया था 10th क्लास के अंदर, बाकी हमने इतना कुछ नहीं करना इसमें से। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज टर्म्ड एज किरचॉफ लूप रूल, क्योंकि क्लोज लूप की बात कर रहे हैं तो इसको लूप रूल भी बोला जाता है, इसको वोल्टेज रूल भी बोला जाता है। विच इज एन आउटकम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच इज कंजर्वेटिव। ये किसकी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण आया है। इसको लूप रूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण ये इसकी उत्पत्ति हुई है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मैंने करवाया था कि कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या देखने को मिला, इससे हमें देखने को मिला कि इफ ए चार्ज मूव्स अराउंड ए क्लोज लूप इन ए सर्किट इट मस्ट गेन एज मच एनर्जी एज इट लूजेस। अगर कोई भी एक चार्ज है वो एक क्लोज लूप के अंदर मूव करता जा रहा है, तो जितनी एनर्जी वो लूज करेगा उतनी ही एनर्जी वो गेन करेगा, या जितनी एनर्जी, अब ये चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है, इस लूप के अंदर मूव करता जा रहा है, तो जितनी एनर्जी इसने गेन किया ना उतनी वो बाद में लूज कर देगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो एनर्जी कंजर्व करानी है ना, तो कंजर्व कब होगी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में। जब आपका चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P से चला था, मान लो इस P पॉइंट के ऊपर से चला था, तो जितनी इसकी एनर्जी इस P पॉइंट पे थी पहले, उतनी ही ये मोशन करने के बाद में इसके पास होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अगर आपकी एनर्जी इक्वल है, दैट मीन्स कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट, above can be summarized as the gain of energy by the charge is equals to corresponding loss of energy through the resistances। जितनी एनर्जी वो गेन करेगा चार्ज, उतनी वो रेजिस्टेंसेस में से जैसे जैसे निकलता जाएगा। रेजिस्टेंस क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट तो करती है, रोकती है, कुछ ना कुछ लॉस को अक्कर करवाती है। तो जितनी वो एनर्जी गेन करेगा ना, उतना रेजिस्टेंस खा जाएगा उसमें से, तो हर बार उतना लॉस उसको देता जाएगा, उतना उसके अंदर एनर्जी के अंदर ड्रॉप आता जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट और कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकली द वोल्टेज इज क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट इज एक्सप्रेस्ड एज समीशन V इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी जो है वो स्टेटमेंट आती है यहाँ पे कि समीशन V इज इक्वल्स टू 0 फॉर किरचॉफ सेकंड रूल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है कि आपने सर्किट कैसे बनाना है। तो सर्किट बनाने के लिए बिलो फिगर इलस्ट्रेट्स द टोटल वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप मस्ट बी 0। आपको एक क्लोज लूप दिख रही है, यहाँ पे आप दो लूप्स की बात करोगे, एक तो इसकी बात करोगे, एक इसकी बात करोगे। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको करवाऊंगी। तो दो लूप्स हैं, इन दोनों लूप्स के अंदर जो आपका जितना कोई भी चार्ज या जितनी एनर्जी इस वाली फर्स्ट वाली लूप में गेन होगी, उतनी ही सेकंड वाली में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो दो लूप्स की बात हम करते हैं, बहुत जो है ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम समीशन V इक्वल टू 0 लेते हैं। हमने सिर्फ ओम्स लॉ लगाना है और इसको सॉल्व करना है, सारी चीज़ें आपको गिवन होगी। ठीक है, तो एक बार के लिए आप देख लो कि इसका डायग्राम ये है, बाकी हम न्यूमेरिकल्स में इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ किरचॉफ लॉ की, कि एडवांटेजेस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं या इसके नुकसान क्या हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, इट मेक्स द कैलकुलेशन ऑफ अननोन वोल्टेजेस एंड करंट ईजी। हमें अननोन करंट की, मान लो अब एक जंक्शन के ऊपर करंट आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो हम काउंट कर लेंगे कि जितने नंबर ऑफ, मान लो 3 करंट अंदर आ रहे हैं, 3 ही बाहर जा रहे हैं, तो आराम से फिगर देख के हमें पता लग जाएगा कि आंसर 0 आएगा। ठीक है, कोई आपको एक क्लोज लूप दी हुई है, उसके अंदर आपने वोल्टेज निकालनी है, अगर वो आपकी लूप क्लोज है तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि इसकी वोल्टेज का सम भी 0 आएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सर्किट को देखते ही एनालाइज हो जाती है। एनालिसिस और एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लोज लूप सर्किट्स बिकम मैनेजेबल। आप अलग अलग एक एक लूप को लेके सॉल्व कर सकते हो, ये नहीं कि पूरा जो आपको एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है उसके अंदर कंफ्यूज होकर रह जाओ। एक एक लूप को उठाओ, उसके ऊपर किरचॉफ लॉ लगाओ, एंड में रिजल्ट को कंबाइन कर दो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किरचॉफ लॉ कि अब लिमिटेशन क्या है, कि किरचॉफ लॉ वर्क अंडर द अजम्पशन दैट देयर आर नो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लोज लूप।
अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर केस में फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, वहीं से इसकी जो है उसका जन्म हुआ था, तो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वुड बी इंड्यूस्ड विच रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग ऑफ किरचॉफ रूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो फैराडे ने बोला था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास तो ईएमएफ बदलेगी, और जब ईएमएफ बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो आपका किरचॉफ लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जब भी आपने किरचॉफ लॉ को यूज़ करना है तब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। और फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड आता किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस होते हैं वो फिर क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ को तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, वेरी करने वाला, बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो आज के लिए इतना ही। 2 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, ये एज इट इज़ ऐसे के ऐसे पेपर में आते हैं, आप इनको लिख लीजिए। मैंने जो है की पॉइंट्स ही इसके लिखे हैं अपनी बुक्स के अंदर, अगर आपके पास हैं प्रदीप मॉडर्न्स एनसीईआरटी, उसके अंदर हाईलाइट कर लीजिए। ये पेपर में आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंसेप्ट, नए न्यूमेरिकल्स के साथ। जो हमने आज पढ़ा है उसको हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर।